जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पेयजल योजना के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितना लीटर स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इसमें 60 लीटर प्रति व्यक्ति को जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 60 लीटर जो है स्वच्छ जल प्रति व्यक्ति को झारखंड में उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए ये जो है पेयजल योजना के तहत किया जाएगा। पेयजल योजना के तहत दिमाग में रखना है कि 34 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 2024 तक इसका प्लान है कि 59.23 लाख ग्रामीण परिवार को जल उपलब्ध कराना, नल से जल उपलब्ध कराना, ये मतलब सुनिश्चित किया गया है। ऐसे भी आप देखेंगे तो सभी के घरों में नल से जल पहुंचाने वाला प्रथम राज्य अगर बोला जाए तो कौन सा है? तो गोवा है। और दिमाग में ये रखना है कि 2024 तक सभी राज्यों का ये लक्ष्य दिया गया है कि नल से जल सभी घरों तक पहुंचाया जाए। तो झारखंड सरकार भी ये प्रयास करेगी कि 59.23 लाख जो परिवार है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ तक पहुँचाए नल से जल। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2024 तक और झारखंड सरकार का भी ये लक्ष्य है। अगर आगे देखेंगे तो इसी तरह का कुछ महत्वपूर्ण योजना है झारखंड में जो चल रहा है। जैसे 2021 में एक आया था सहाय योजना। सहाय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चाईबासा से मुख्यमंत्री इसको प्रारंभ किए थे। यहाँ पे जो खिलाड़ी का प्रतिभा है उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँचाने के लिए ये सहाय योजना प्रारंभ किया गया था, जिससे कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी है जिनके अंदर में एक प्रतिभा है देश का नेतृत्व करने का, तो उसको उजागर करना और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाने का ये प्रयास रहेगा। यहाँ पे सरकार का ये पहल है सहाय योजना। तो ध्यान में रखिएगा, खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सहाय योजना प्रारंभ किया गया था 2021 में, और ये चाईबासा से किए गए थे मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद है एक सारथी योजना, 2022 ईस्वी में चालू हुआ है, एकदम नया योजना है 2022 ईस्वी में सारथी योजना। इसमें क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा का जो तैयारी होता है तो अभी बहुत महंगा है, कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है। जब ऑफलाइन कोई पढ़ता है तो उसमें तो बहुत सारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए झारखंड सरकार का पहल है कि जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लिया, जो इंटरमीडिएट पढ़ लिया और उसके बाद वो अब चाहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करे, तो इसके लिए झारखंड सरकार चला रही है सहाय योजना। इसमें उस बच्चा का निःशुल्क कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाया जाएगा और उसमें किसी तरह का फ़ी नहीं लिया जाएगा। इसके तहत पढ़ाया जाएगा। सारथी योजना के तहत 2022 से ये प्रारंभ हुआ है, तो इसको भी दिमाग में रखना है, सारथी योजना। इसी तरह से है एक है हमारा अपन बजट। हमारा अपन बजट में आम जनता की भागीदारी बजट में देने के लिए ये योजना चालू किया गया था। झारखंड सरकार का है हमारा अपन बजट। इसमें कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, ग्राउंड लेवल पर हो, तो इस सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति सरकार को सजेस्ट कर सकता है और वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। बजट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सरकार को आप सजेस्ट कर सकते हैं इस योजना के तहत, हमारा अपन बजट। ठीक है, ये झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण योजना है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पेयजल योजना के तहत 60 लीटर पानी प्रति व्यक्ति स्वच्छ पानी देने की बात कही गई है। सहाय योजना खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। सारथी योजना फ्री कोचिंग सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और हमारा अपन बजट जो है वो झारखंड सरकार के आम जनता की भागीदारी की बात कही गई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड ओलंपिक संघ ने किस संस्था की मान्यता रद्द कर दी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि झारखंड ओलंपिक संघ जो है वो झारखंड के तीरंदाजी संघ जो है उसकी मान्यता रद्द कर दी है। कौन? झारखंड ओलंपिक संघ। मतलब झारखंड ओलंपिक संघ के द्वारा झारखंड तीरंदाजी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे खेल का बात आया, खिलाड़ी का बात आया,
तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण रहेगा। खास करके अब तीरंदाजी का बात आया तो तीरंदाजी से देखेंगे। इसके अलावा हॉकी का बहुत चर्चे में रहता है झारखंड, तो उसका देखेंगे। कुछ अन्य क्रिकेटर भी हैं बहुत फेमस यहाँ के, तो उनको भी देखेंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण खिलाड़ी को देख लेते हैं जो चर्चे में रहते हैं। जैसे एक तीरंदाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है झारखंड की दीपिका कुमारी। ये अभी वर्ल्ड नंबर 1 है ये, किसमें? तो तीरंदाजी में। तो तीरंदाजी में नंबर 1 है कौन अभी? तो दीपिका कुमारी। गोल्डन गर्ल्स कहते हैं इसको, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो दिल्ली में हुआ था वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीती थी, इसीलिए इसको गोल्डन गर्ल्स बोलते हैं। और ये तीरंदाजी से संबंधित है। निक्की प्रधान, निक्की प्रधान फेमस खिलाड़ी हैं, रांची से हैं और ये हॉकी खेलती है। पूर्णिमा महतो, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी की प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षण देती है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। पूर्णिमा महतो मतलब तीरंदाजी से संबंधित है। अंशुता लकड़ा, इनका संबंध हॉकी से है। फिर उसके बाद है सुमराई टेटे, इनका भी संबंध हॉकी से है। सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी से है। सिल्वानुस डुगडू का संबंध हॉकी से है। ये सब का नाम दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दीपक आपका पता होगा, दीप सेन गुप्ता, ठीक है, ये शतरंज खेलते हैं। नीरज कुमार मिश्रा ये शतरंज खेलते हैं। दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड में पूछा है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या। अरुणा मिश्रा और लक्ष्मी पांड्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, मुक्केबाजी से संबंधित है ये। लक्ष्मी पांड्या और अरुणा मिश्रा बहुत बार पूछा है यहाँ से। अब कुछ क्रिकेटर में से देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ये तो बहुत फेमस है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, अगर झारखंड को जाना है लोग तो इन्हीं से जाना है। सौरव तिवारी, वरुण एरॉन, ईशांत किशन, ठीक है, ये सब खिलाड़ी किससे संबंधित हैं? तो ये सब क्रिकेटर से संबंधित हैं। कुछ स्टेडियम देख लेते हैं, जैसे मैक्कन स्टेडियम कहाँ पे है? तो रांची में है। डिगवा डी स्टेडियम धनबाद में है। डिगवा डी स्टेडियम धनबाद में है। कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये रांची में है। कीनन स्टेडियम रांची में है। बीएमपी मैदान कहाँ पे है? रांची में है। तो बीएमपी मैदान कहाँ पे है? रांची में है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो एक बन रहा है बोकारो में, वो कितना नंबर का झारखंड का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है? तो ध्यान में रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है झारखंड का। वैसे तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट का बन रहा है जयपुर में, ठीक है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और एक बार नहीं होता है तो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा सभी खिलाड़ियों का नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र को सम्मानित किया गया है। 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान नरेंद्र को दिया गया है। अब नरेंद्र कौन है? तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये साहित्यकार भी हैं, ठीक है। कहने का मतलब साहित्य भी लिखते हैं और इसके पहले एक वरिष्ठ मतलब प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं नरेंद्र। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इनका कुछ और उपन्यास है जो बहुत फेमस रहा है और ख़ास करके ये जनजातियों पर ज़्यादा लिखते हैं, इनका उपन्यास जनजातियों से ज़्यादा संबंधित होता है। जैसे यहाँ ग्लोबल गांव का देवता, इन्हीं का उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता। ये असुर जनजाति पर लिखे हैं, मतलब इस उपन्यास का संबंध असुर जनजाति से है, ग्लोबल गांव का देवता। इसी तरह से है गायब होता हुआ देश। तो गायब होता हुआ देश मुंडाओं पर लिखे हैं ये, तो गायब होता हुआ देश मुंडाओं पर लिखे हैं। ग्लोबल गांव का देवता, ये उपन्यास असुर पर लिखे हैं। एक है 56 छुरी 72 पेच, ये इन्हीं का उपन्यास है, इनको भी थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 56 छुरी और 72 पेच, उसके बाद ग्लोबल गांव का देवता, गायब होता हुआ देश, ये सब किसका है? तो ये नरेंद्र का है, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ अन्य उपन्यास जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जो रिपीट करते हैं और नए हैं मतलब फेमस हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी बार बार यहाँ से पूछा जाता है। यह है अनुज लुगुन का,
बाघ और सुगना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन का है। इसी तरह से आगे है डार्क हॉर्स और अवघड़। डार्क हॉर्स और अवघड़ नीलोत्पल मिर्नाल का है, संथाली भाषा से संबंधित है। इसके बाद एवरीथिंग एंड नथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग ये है नीलोत्पल दत्ता का, और डार्क हॉर्स और अवघड़ नीलोत्पल मिर्नाल का है। ठीक है, इसको तो एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं द सोल्जर गर्ल्स। द सोल्जर्स गर्ल्स है आपका स्वप्निल पांडे का। ठीक है, द सोल्जर गर्ल्स स्वप्निल पांडे बहुत फेमस है, बार बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस उपन्यास को, तो दिमाग में रखिएगा। इसके बाद है रीजन टू लीव। रीजन टू लीव है काजोल आयाकत का। रीजन टू लीव काजोल आयाकत का है। इसके बाद है निकिता सिंह का है फेसबुक एट द रेट, मतलब लव एट द रेट फेसबुक है। ठीक है, दिमाग से कभी कभी बाहर हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लव एट द रेट फेसबुक निकिता सिंह का है। एक है तुहिन सिन्हा का दैट थिंग्स कॉल्ड लव। दैट थिंग्स कॉल्ड लव, जितना भी गर्ल्स लोग है ना वो सब लव उब का ही कुछ कुछ लिखी है। ठीक है, जैसे तुहिन सिन्हा का दैट थिंग्स कॉल्ड लव। इसके बाद निकिता सिंह का लव एट द रेट फेसबुक। इसके बाद आपका यहाँ पे है रीजन टू लीव है, ये लव नहीं है, रीजन टू लीव है आपका काजोल आयाकत का। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये सब उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिन करकेट्टा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया, वे संबंधित थे हॉकी से। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे ये, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि हाल में ही इनका निधन हो गया जस्टिन करकेट्टा का, और ये हॉकी से संबंधित थे। सिमडेगा जिला से आते थे। वैसे नर्सरी, खेलों का नर्सरी बोला जाता है सिमडेगा का, क्योंकि सिमडेगा जो है ना वहाँ से सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी आते हैं। जैसे सिल्वानुस डुगडुग है, जस्टिन करकेट्टा थे, फिर उसके बाद सुमराई टेट्टे है, ये सब हॉकी के खिलाड़ी हैं और सब सिमडेगा से आते हैं, तो इसीलिए सिमडेगा को खेलों का नर्सरी भी कहा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। मतलब जस्टिन करकेट्टा का हाल में निधन हो गया, वो कहाँ से संबंधित है? तो सिमडेगा से। और किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं भोलानाथ सिंह, इसको भी दिमाग में रखना है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह हैं। और हॉकी के प्रशिक्षु अगर बोला जाए तो नरेंद्र सिंह, और एक है सिल्वानुस डुगडुग। सिल्वानुस डुगडुग भी कहाँ से संबंधित है? तो ये सिमडेगा से संबंधित है। और नरेंद्र सिंह ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं जो हॉकी का प्रशिक्षण देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जस्टिन करकेट्टा जो है, इनका निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित इनका जन्म जो है हुआ था कब? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है वर्ल्ड कप भारत में हुआ, वर्ल्ड कप एक भारत जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप 1978 ईस्वी में। तो जब 1978 ईस्वी में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था तो इस हॉकी टीम के हिस्सा थे कौन? तो जस्टिन करकेट्टा। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस वर्ल्ड कप को जो भारत 1978 में जीता था, मतलब हॉकी वर्ल्ड कप को, उसका हिस्सा कौन थे? जस्टिन करकेट्टा। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे भारत जो है सबसे पहले मतलब ओलंपिक में जीता था 1928 ईस्वी में, एम्स्टर्डम में जाकर जीता था, और उस समय वर्ल्ड कप जीता था, गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता था। तो उसका नेतृत्व जयपाल सिंह कर रहे थे, और ये भी झारखंड से ही संबंधित थे। मतलब 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल भारत जीता था। किसमें? तो हॉकी में। उसका नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, जिसको झारखंड में द ग्रेट लीडर बोला जाता है, महान नायक बोला जाता है। तो ये जो है मतलब उसका नेतृत्व किए थे 1928 एम्स्टर्डम का। और आपको एक रोचक बात बता देते हैं, इसी समय सबसे पहले पदार्पण हुआ था, मतलब इस समय ही सबसे पहले खेलने के लिए कौन आए थे? तो आपके ये जो बोला जाता है ध्यानचंद। ध्यानचंद उसी समय सबसे पहले एंट्री किए थे, मतलब डब्ल्यू जिसको बोला जाता है कि पहली बार वहाँ पर खेलने आए थे, और वो आगे से खेलते थे जो गोल मारने का काम करता है। तो यहीं से जो ध्यानचंद है वो फेमस हुए थे, यहाँ से 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था वहीं से।
और उन्हीं का कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड से संबंधित हैं। और जयपाल सिंह मुंडा जो है वो झारखंड पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये खूंटी जिला से संबंधित है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है अपग्रेड हो और जनरल के स्टडी भी बहुत अच्छा हो जाए करंट के साथ साथ में। तो ये कैसा लगता है आप लोग थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करके बताते हैं कि नहीं ये सीरीज़ ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं लोग पसंद कर रहा है तो ये सीरीज़ को चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को। कहने का मतलब आप लोग का एक लाइक जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। और अगर जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अगर वॉच करते हैं, लोगों को थोड़ा शेयर कर देते हैं ज़रूरतमंद तक, तो हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। और मोटिवेशन जब बढ़ता है तो हम लोग आपके तक अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अधिक लाभ मिल सके। तो थोड़ा दोस्तों तक भी शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मोटिवेशन आप लोग का व्यू, आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब से ही मिलता है। बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, अभी नया नया चैनल है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए। बस हम आप लोग तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुंचाने का पूरी तरीक़ा से कोशिश करेंगे और पूरा अच्छा मटेरियल मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वही लगातार गौतम सर भी चल रहे हैं, हम भी पूरी तरीक़ा से चल रहे हैं। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे, इतना ही हम चाहते हैं। कंटेंट हम पूरी तरीक़ा से देंगे, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग थोड़ा प्यार बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ये विवादित भी रहा था, लेकिन कहने का मतलब झारखंड सरकार जो है स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है? तो ये 75% आरक्षण देने की बात यहाँ पे कही है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब निजी क्षेत्र कैसा? कहने का मतलब 40,000 से कम जिसका आय वाला जो क्षेत्र होगा निजी क्षेत्र, वहाँ पर नौकरी में केवल 75% झारखंड के निवासी ही जाएंगे। कहने का मतलब 40,000 रुपया का सैलरी से नीचे जो होगा उसमें 75% केवल झारखंडी जाएंगे निजी क्षेत्र में। ये झारखंड सरकार बोली है। तो इससे क्या होगा कि 40,000 से कम आय वाला जो इनकम वाला जो होगा उसमें झारखंड के निवासी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में जाएंगे, ये यहाँ पे कही गई है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहल झारखंड के लिए होगा कि झारखंड वाले लोग को इससे लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बात आया आरक्षण का, तो कुछ आरक्षण देख लेते हैं। झारखंड सरकार 2% खिलाड़ियों के लिए आरक्षण दी है, नौकरी में 2% खिलाड़ियों के लिए आरक्षण दी है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और 2% से एक बात हमको याद आया कि कर्नाटक का जो सरकार है वो 2% ट्रांसजेंडर को दिया है। ट्रांसजेंडर LGBT जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर को दिया है 2% आरक्षण। कौन? कर्नाटक। और ये ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है। और यहाँ पे 2% खिलाड़ियों को आरक्षण झारखंड सरकार दी है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। EWS जिसको स्वर्णों का आरक्षण बोला जाता है कि 10% यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या, ये पूरा देश में 10% ज़्यादातर राज्य जो है वो स्वर्णों का आरक्षण दी है। मतलब कि जो जनरल कास्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके में आते हैं, मतलब कि थोड़ा गरीब हैं, उनका आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसके लिए ये स्वर्णों का आरक्षण दिया गया है 10%। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, झारखंड सरकार इसको भी लागू की है। और हम जहाँ तक जानते हैं कि गुजरात इसको पहले लागू किया था, उसके बाद झारखंड ही इसको लागू की थी 10% स्वर्णों का आरक्षण। एक बार वैसे आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे SC आबादी कितनी है। SC आबादी कितनी है? तो ये 12.1% है SC की आबादी। अगर ST की आबादी कितना है? तो ST यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब अनुसूचित जनजाति जो है झारखंड में ज़्यादा है, 26.2% है। और इसी के आधार पर तो ये झारखंड को अलग किया गया था बिहार से। कहने का मतलब जनजातियों के क्षेत्र को अलग किया गया था, जंगल पहाड़ के क्षेत्रों को अलग किया गया था, अब मैदानी को अलग किया गया था। तो बिहार जो आज है वो मैदानी क्षेत्र है और झारखंड जो है वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। तो पहाड़ी पठारी क्षेत्र में ज़्यादातर जनजाति लोग निवास करते हैं। तो 26.2% ST लोग यहाँ पे निवास करते हैं। 32 प्रकार की यहाँ पे जनजाति
पाई जाती है, जिसमें 8 आदिम जनजाति है और सबसे बड़ी आदिम जनजाति है सूर्या पहाड़िया। सबसे बड़ी जो जनजाति है आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा संथाल, ठीक है, झारखंड में। इसी तरह से सर्वाधिक साक्षर जो है, सबसे विकसित जन एससी मतलब अनुसूचित जाति जो है वो धोबी है, और सर्वाधिक मतलब शिक्षित और विकसित बोला जाए एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति आपका क्या है, उरांव है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये सब जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपका काम ही देगा, तो थोड़ा दिमाग में इसको रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार की किस योजना को राज्य सरकार धरातल पर उतारेगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि केंद्र सरकार का कौन सी योजना है जिसको राज्य सरकार धरातल पर उतारेगी स्किल डेवलपमेंट मनरेगा के तहत करने के लिए, मनरेगा के मजदूरों को करने के लिए। तो ये है उन्नति योजना है ये केंद्र सरकार का, तो उसी को उतारेगी ये धरातल पर कौन, राज्य सरकार, उन्नति। अब यहाँ पे बात आया मनरेगा का, तो मनरेगा जो है वो एक अधिनियम है, कहने का मतलब एक एक्ट है, ये कोई योजना नहीं है, ये एक एक्ट है। और एक्ट कहने का मतलब है कि ये आपका अधिकार है, कहने का मतलब 2005 में ये एक्ट आया था। वैसे इसका पहले मनरेगा नहीं नाम था, इसका पहले नाम था नरेगा, तो नरेगा नाम था। और ये एक्ट 2005 में बना था, एक अधिनियम है ये, और प्रारंभ हुआ था कब से, तो 2006 ईस्वी से एक्ट बना था। 2005 में प्रारंभ हुआ था मनरेगा जो है, प्रारंभ हुआ था 2006 से, उस समय इसका नाम नरेगा था, और आंध्र प्रदेश से ये प्रारंभ हुआ था। उसके बाद पूरे तरीका से देखा जाए तो पूरा देश में ये 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को लागू हो गया था पूरी तरीका से, मतलब 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू हो गया था। ये सब लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को कर दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहने का मतलब इसका पहले नरेगा नाम था, बाद मनरेगा नाम पड़ गया। तो कहने का मतलब इस समय हम लोग बच्चा थे, कहने का मतलब छोटे थे, तो हम लोग सोचते थे कि बहुत बार न्यूज़पेपर में आता था कि कोई मनरेगा के तहत कुआं निकला और कुआं का कंप्लीट पैकेज नहीं मिला तो वो व्यक्ति उसी में डूब करके मर गया। तो ऐसा बहुत सारा न्यूज़पेपर में आते रहता था, तो हम लोग देखते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि इस तरह से हो सकता है कि कुछ पैसे अटक जाते थे, नहीं मिल पाता था लोगों को, तो वैसा घटना 1-2 हमको सुनने में मिला था। तो बाद में जब इसका नाम जो है वो 2008 में पूरा देश में लागू हुआ, 2009 में इसका तुरंत नाम हो गया मनरेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू में सोचे थे कि मनरेगा इसका नाम इसलिए हुआ कि ज़्यादातर लोग नरेगा के तहत जो लाभ लेते हैं, लाभ नहीं मिलता है तो वो कहीं डूब करके, कुआं में डूब करके मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम मनरेगा पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कहने का मतलब समय हम थोड़े छोटे हम लोग थे, तो ये मेरा सोच था हम लोग का कि नहीं, मतलब नरेगा जो था ना उसका मनरेगा नाम इसलिए पड़ गया कि लोग ज़्यादातर इसमें लाभ नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लेता है, इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी के नाम पर इसका नामकरण 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। और ऐसा कोई भी बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को पूरा तरीका से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, मरेगा नहीं है, मनरेगा है, ठीक है। यहाँ 100 दिन का गारंटी स्कीम है पूरी तरीका से कि आपको रोज़गार अगर नहीं दिया जाता है अगर, तो यहाँ पे भत्ता आपको दिया जाएगा, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो दिमाग में इसको रखिएगा। और एक बात और, झारखंड सरकार मनरेगा के तहत जो मजदूरी देती है वो कितना देती है, तो 237 रुपया, 237 रुपया एक मजदूर को एक दिन की कमाई देती है, ये इसका मतलब रेट है। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड सरकार मनरेगा के तहत कितना रुपया प्रति मजदूर का निर्धारित की है, तो ये 237 रुपया निर्धारित की है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेवारातू ग्रेफाइट खदान हाल ही में चर्चे में रहा है, किस जिले में स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, रेवारातू
ग्रेफाइट खदान जो है वो पलामू ज़िले में स्थित है। यहाँ से महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो खदान है रेवरातू खदान जो है इसका नीलामी चल रहा है, इसीलिए ये चर्चे में है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवरातू कहाँ पे है, तो ये पलामू में स्थित है और ग्रेफाइट का खदान है। यहाँ पे चूना पत्थर भी मिलता है पलामू से क्षेत्र में, क्योंकि जो अरावली का रेंज है तो वो आपका अरावली का नहीं, विंध्याचल पर्वत का जो रेंज है उस रेंज में चूना पत्थर भी पाया जाता है और ग्रेफाइट का भी कुछ पार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट वाला पार्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर है, इसी का नाम डाल्टनगंज भी पड़ा था। ठीक है, डाल्टनगंज इसी को कहा जाता था, मेदिनी राय को ही मतलब मेदिनीनगर को कहा जाता था। मेदिनी राय आपको पता है ना, एक राजा हुआ करता था, चेरो राजवंश का राजा था मेदिनी राय, शायद उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, मेदिनीनगर, अभी मेदिनीनगर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये पलामू से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ अन्य देख लेते हैं, जैसे कुटकू डैम, इसी को मंडल डैम प्रोजेक्ट कहते हैं, उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट भी इसी को कहते हैं। आपको यहाँ से पता होगा कि जो मेदिनी राय है इसी के नाम पर मेदिनी राय बांध कर दिया गया है कुटकू डैम का नाम। कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट इसी का नाम है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना है वो प्रोजेक्ट पूरी तरीक़ा से अगर कंप्लीट हो जाता है तो 90% जो लाभ होगा वो बिहार को मिलेगा, औरंगाबाद, गया ये सब जिला को मिलेगा, और भारत मतलब झारखंड का मात्र 10% इसमें हिस्सा जो होगा उसका लाभ मिलेगा। मतलब पलामू वाला क्षेत्र, कुछ गढ़वा का क्षेत्र, कुछ लातेहार क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पलामू में प्रॉब्लम है, सुखाड़ की स्थिति ज़्यादा उस एरिया में रहती है, तो इसीलिए ये बांध बहुत महत्वपूर्ण होगा पलामू क्षेत्र के लिए। ये भी अभी चर्चे में है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका नाम जो है मेदिनी राय बांध कर दिया गया है, इसीलिए ये चर्चे में है। उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, इसलिए उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट भी इसे कहते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे, जैसे झारखंड में सबसे पहला कोयला का खुदाई कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ कोल क्षेत्र में हुआ था। रामगढ़ कोल क्षेत्र में सबसे पहले कोयले की खुदाई हुई थी, ऐसा एक दो बुक में हम लिखा हुआ देखें। इसके बाद गिद्दी कोयला क्षेत्र कहाँ है, क्वेश्चन पूछता है गिद्दी कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो रामगढ़ में है। इसी तरह से कर्णपुरा कोयला का क्षेत्र कहाँ पे है, तो बोकारो में है। कर्णपुरा कोयला का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संचित भंडार है कोयला का, और ये पूरी तरीक़ा से कहाँ पे है, बोकारो में है। पर्वतपुर मीथेन गैस के लिए फेमस है, ये भी बोकारो में है। बड़का गांव कोयला क्षेत्र हजारीबाग में पड़ता है, एनटीपीसी यहाँ से कोयला निकालती है, बड़का गांव कोयला क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद में है, झरिया कोयला क्षेत्र, यहाँ से 90% कोकिंग कोल प्राप्त होता है, जो उद्योगों में जाता है कोयला 90% कोकिंग कोल प्राप्त होता है यहाँ से। बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वो यहाँ सबसे अधिक प्राप्त होता है। एंथ्रासाइड केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलता है, इधर नहीं मिलता है। बिटुमिनस कोयला जो है वो दूसरा नंबर का आता है, जो झारखंड में सबसे अधिक है यहाँ पे। झरिया कोयला क्षेत्र में वैसे 1880 से आग लगा हुआ है, अभी तक इसको बुताया नहीं जा सका है। अब पूरी तरीक़ा से इससे धधकता हुआ अभी कोयला क्षेत्र है आपका धनबाद झरिया का क्षेत्र। पूरी तरीक़ा से ये कोल फील्ड अभी भी पूरी तरीक़ा से हीट रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में 67वीं में पूछा था कि जलता हुआ ये माइंस या कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका पूरी तरीक़ा से इसका आंसर था धनबाद कोयला क्षेत्र, और झरिया कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। आम्रपाली कोयला क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, तो आम्रपाली कोयला क्षेत्र चतरा टंडवा के क्षेत्र से संबंधित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र ये क्यों चर्चे में है, ये भी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम अगर आप लोग दिए होंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा था रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये नहीं पूछा था, मतलब सबसे पहले पूछा था कि कोयला का खुदाई कहाँ से हुई थी, मतलब कोयला सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र से निकाला गया था, और ये पश्चिम बंगाल में है। बृंदा कोल ब्लॉक कहाँ पे है, तो ये बृंदा कोल ब्लॉक का भी नीलामी हुआ है और ये भी चर्चे में रहा है, और ये जो है चतरा में है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और 24 परतें वाला जो कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये बोकारो में पाया जाता है।
सर्वाधिक परत कोयला का जो है बोकारो में पाया जाता है, क्योंकि पूरा झारखंड में देखिए कोयला कैसे पाया जाता है, एक परत कोयला होता है, दूसरा परत में आपका मिट्टी होता है, फिर कोयला होता है, फिर मिट्टी होता है। ये 3-3 फीट का होता है, लगभग 3 फीट कोयला, फिर 3 फीट मिट्टी, 3 फीट कोयला, ऐसे। तो 24 परत कोयला का है, वो सबसे अधिक परत आपका बोकारो में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक परतों वाला कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोकारो में पाया जाता है। तो इन सभी बातों को जो हम बताएं एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सब दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थान संबेश शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये गिरिडीह जिले में स्थित है। देखिए संबेश शिखर जो है वो पारसनाथ पहाड़ी का एक पार्ट है, शीर्ष बिंदु है ये संबेश शिखर, और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी है आपका संबेश शिखर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये अभी चर्चे में रहा है। एक्चुअली में क्या है कि झारखंड सरकार जो है वो पर्यटक स्थल इसको घोषित कर दी है, और जो भी पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है तो वहाँ पर होता क्या है कि लोगों का आना जाना बढ़ जाता है देखने की दृष्टि से। तो इससे क्या होता है कि धार्मिक रूप से देखा जाए तो उस क्षेत्र का थोड़ा महत्व अलग हो जाता है। कहने का मतलब कि जैन समुदाय वाले लोगों का ऐसा कहना है कि इसे धार्मिक रूप से संरक्षित किया जाए और जैन समुदाय के लिए आरक्षित किया जाए। मतलब इन सब का कहना है कि जैन समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया जाए और इसे पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए, ऐसा जैन समुदाय का कहना है। लेकिन झारखंड सरकार इसको चूंकि पर्यटन स्थल घोषित कर दी है तो ये थोड़ा सा विवादित टाइप का हो गया है और ये चर्चे में आ गया है, तो इसीलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी था। वैसे पारसनाथ का क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा एग्जाम तो ये बार बार पूछता है। ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि आपका 272वां स्थान इसका है पूरा भारत में, 272वां या 172वां स्थान है। हम मैसेज बॉक्स में पिन कर देंगे, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका स्थान जो है 272वां पूरा देश में सबसे ऊंचा में, या 172वां है, मेरा हिसाब से लगता है 272वां ही होगा। ठीक है, वैसे हम वीडियो बनाए हैं गिरिडीह का, वीडियो पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल बताए हैं, और वो भी नहीं देख पाते तो 4-5 मिनट का पारसनाथ पर एक हम वीडियो बनाए हैं, वो आपका चैनल में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर मैसेज में करके बता दीजिएगा कि ये कितना था। कहने का मतलब मैसेज में आप लोग करके बता दीजिएगा कि उसमें इतना था तो वही राइट है। ठीक है, तो 272 या 172 ऐसा कुछ इसका स्थान है पूरा भारत में, और 1365 मीटर ये ऊंचा है। संबेश शिखर सबसे ऊंचा जो है चोटी पारसनाथ का संबेश शिखर है। और आपको पता है मतलब पारसनाथ नाम पड़ा था क्योंकि पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु थे, 23वें गुरु नहीं बोलिए, 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म में जिसको भगवान माना जाता है ना उसको हम तीर्थंकर यहाँ पे बोलते हैं। तो कहने का मतलब जो तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो उनसे संबंधित यहाँ पे है संबेश शिखर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवादित है, यही मुख्य विवाद है यहाँ। सांपों का देवता भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, मतलब पार्श्वनाथ को सांपों का देवता भी कहा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसी तरह का एक पहाड़ है शत्रुंजय पहाड़। शत्रुंजय पहाड़ जो है वो गुजरात में स्थित है। यहाँ भी क्या हुआ है कि ये शत्रुंजय पहाड़ जो संबंधित है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित है ये पहाड़ी क्षेत्र शत्रुंजय पहाड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसको भी पर्यटन स्थल गुजरात सरकार घोषित कर दी है, तो जैन समुदाय को यहाँ भी दिक्कत हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका कहना है कि नहीं, पर्यटन स्थल घोषित नहीं होना चाहिए, जैन समुदाय के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये मतलब इनका कहना है। और आपको पता है जैन धर्म वाले लोग सबसे शिक्षित होते हैं, मतलब पूरा भारत में सबसे शिक्षित धर्म जो है वो जैन धर्म, 95% से अबव यहाँ पे शिक्षित मिलेंगे, और बहुत अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। ये सब जल्दी झगड़ा उगड़ा नहीं करते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम और अन्य जो हैं समुदाय के लोग वो आपस में कभी कभी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सब में आपस में भाईचारा होना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहें
और देश में को आगे ले जाने के लिए और राज्य को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीक़ा से अपना मेहनत अपना योगदान दे, ये एक होना चाहिए। लेकिन इसमें ये बहुत आगे रहते हैं, इसीलिए आपको कभी भी देखने को मिलेगा कि जैन लोग कितना आगे बढ़ते जा रहा है। वैसे ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, मतलब पूरा झारखंड में क्या पूरी तरीक़ा से देश में ये अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन तो भी अपने तरीक़ा से मतलब पूरी तरीक़ा से मजबूत स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर कुछ विचार करेगी और इनके लिए भी कुछ सोचेगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप लोग का प्यार जब मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट और आप लोग का इसी तरह प्यार मिलना चाहिए। अगर मिलता रहेगा तो हम आप लोग के साथ इसी तरह से बने रहेंगे। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।